का दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। वॉचिंग आफ्टर सब्सक्राइब। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए में बढ़ते टकराव की, बीजेपी में हुई बगावत की। देखेंगे बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारियों को, चुनाव आयोग के बड़े फैसले को। जानेंगे विपक्ष ने चुनाव आयोग को क्यों दिया अल्टीमेटम। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे सवालों के कटघरे में आए रेल मंत्री। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम उपचुनाव के लिए आगा महमूद को बनाया अपना उम्मीदवार, जीत का किया दावा। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के बीच मनाई दिवाली। गाना सुना, जवानों को खिलाई मिठाई, कहा सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उड़ा दी पाकिस्तान की नींद। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो को चुना गया एनपीएफ विधायक दल का नेता। एनडीपीपी के नागा पीपल्स फ्रंट में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद लिया गया फैसला। 2 एमएलए वाली एनपीएफ ने अब 34 विधायक। A question for anyone on Medicare. तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 411 अंकों की तेजी के साथ 84,363 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 133 अंकों की तेजी के साथ 25,843 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारा तो हो गया है, लेकिन टकराव अभी भी बना हुआ है। पहले जेडीयू के अंदर से नाराजगी की खबरें आ रही थी और अब चिराग पासवान का ऐसा बयान आया है जिसने एनडीए के अंदर तूफान उठा दिया है। बीजेपी नेताओं के बयान अलग से गठबंधन की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। तो कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल में फंसा एनडीए, देखिए रिपोर्ट। बिहार एनडीए की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर जेडीयू और एलजेपीआर के नेताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा था। तो अब चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी की नजर लंबे समय से बिहार के सीएम पद के साथ केंद्र में पीएम पद पर भी टिकी हुई है। चिराग ने कहा कि सीट बंटवारे में देरी के चलते वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इससे पहले वो अपने पिता को सीएम और पीएम दोनों बनते देखना चाहते थे, जबकि हाल ही में एलजेपीआर की तरफ से चिराग पासवान को सीएम बनाने वाले बयान सामने आ रहे थे। यानी चिराग ने नीतीश की चिंता तो पहले से ही बढ़ा रखी थी, अब उन्होंने पीएम मोदी की चिंता को भी बढ़ा दिया है कि उनकी निगाहें दिल्ली पर भी हैं। वैसे विवाद बढ़ा तो चिराग की तरफ से सफाई भी दी और कहा कि पहली बार एलजेपीआर नीतीश को सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। वैसे एनडीए की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। जिन विधायकों के टिकट बीजेपी और जेडीयू ने काटे थे, अब उनमें से अधिकांश बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। उनकी जगह पूर्व सांसद शैलेंद्र उर्फ बुलो मंडल को जदयू का टिकट मिला है। इससे नाराज गोपाल मंडल ने निर्दलीय पर्चा भरा है। महुआ से वर्ष 2020 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ी आसमा परवीन इस बार निर्दलीय मैदान में है। एनडीए में इस सीट से एलजेपीआर को उम्मीदवार है। ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ता एनडीए की जगह आसमा के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह स्थिति छपरा में है। यहाँ बीजेपी ने राखी गुप्ता को टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। सीवान के सुरक्षित सीट दरौली में भाजपा के बागी मनोज राम निर्दलीय उतर गए हैं। ये सीट भी लोजपा आर को चली गई है। ये हालात कई सीटों पर है, जिसके चलते एनडीए कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। एनडीए तो पहले से ही मुश्किल में दिख रहा था और उसकी इस मुसीबत को बीजेपी में हुई बगावत ने और बढ़ा दिया है। बीजेपी नेता आरके सिंह लगातार अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी एक अलग पार्टी बनाने की बात तक कह दी थी और अब वो एनडीए उम्मीदवारों पर हमलावर हो गए हैं। तो क्या आरोप लगाए हैं उन्होंने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है। 30 से ज्यादा सीटों पर तो पार्टी के बागी नेता ही ताल ठोक रहे हैं, तो पार्टी के कई कद्दावर नेता खुलकर एनडीए उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके आरके सिंह ने तो दिवाली पर बड़ा बम ही फोड़ दिया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ बड़ी अपील जारी की है। आरके सिंह ने कहा, सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप वोटा को दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर यही है। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को अपना वोट देंगे तो बिहार से कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। बिहार कभी प्रगति नहीं करेगा और हमारे बाल बच्चों को बाहर जा करके ही अपनी रोजी रोटी कमानी है, क्योंकि कोई उद्योग यहाँ आएगा। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण। आरके सिंह जिन उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील कर रहे हैं उनमें मोकामा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह,
नवादा सीट से जेडीयू के ही उम्मीदवार विभा देवी, जो राज वल्लभ यादव की पत्नी भी हैं। वहीं तारापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी, जगदीशपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार भगवान सिंह कुशवाहा और संदेश सीट से जेडीयू के ही उम्मीदवार राधा चरण साह का नाम शामिल है। आरके सिंह के इस पोस्ट के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आरके सिंह लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। 2024 में आरा लोकसभा सीट पर वो बीजेपी उम्मीदवार थे, लेकिन वहां से उन्हें हार मिली और अपनी हार के लिए उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार माना था, जिन्हें सिंह ने अपनी हार की वजह बताया। उनमें से कई अब एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद आरके सिंह ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बीजेपी में बगावत हो गई है तो महागठबंधन में चीजें सुलझती दिख रही हैं। बिहार में दूसरे चरण के लिए भी नामांकन जमा करने का काम अब पूरा हो चुका है, लेकिन अगर कोई काम अभी भी अधूरा है तो वो है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। पहले फेज की 121 सीटों में से आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन के दल ही आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद की जा रही है कि चुनाव प्रचार के दौरान बात बन जाएगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। दूसरे चरण में नामांकन के आखिरी दिन आरजेडी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी गई, जिसमें 143 नाम है। अगर बात 2020 के विधानसभा चुनाव की हो तो तब आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी इस बार ये संख्या सिर्फ एक कम है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 6 उम्मीदवारों के नाम की एक और सूची जारी कर दी है। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से 3 कम है। 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन के अंदर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है, लेकिन आरजेडी की तरफ से आखिरी समय पर कांग्रेस को लेकर नरमी दिखाई दे रही है। दरअसल सबसे ज्यादा खींचतान औरंगाबाद जिले की कुटुंबा सीट को लेकर थी। यहां से कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी ने भी यहां से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था, लेकिन आखिरी मौके पर आरजेडी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। लेकिन कई सीटों पर दोनों ही दलों के उम्मीदवार आमने सामने भी बने हुए हैं, जिसमें कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज और वैशाली की सीट शामिल है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, लेकिन आरजेडी का रुख सख्त बना हुआ है। अगर आरजेडी गठबंधन को लेकर साफ रुख नहीं दिखाती है तो कांग्रेस को महागठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। पर बाद में पप्पू के तेवर भी ढीले पड़ गए। महागठबंधन में अभी भी कई सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और दावा किया जा रहा है कि 23 अक्टूबर तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। महागठबंधन अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है तो चुनाव आयोग भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भले ही दोनों प्रमुख गठबंधनों में अब तक समन्वय नहीं बन पाया हो, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी टीम को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। दोनों चरण के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। तो क्या कदम उठाए हैं चुनाव आयोग ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग भी मैदान में उतरा हुआ है। पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की और दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर थी। अंतिम दिन भी कई प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए और कई दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। अब 21 अक्टूबर से चुनाव आयोग दूसरे चरण के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी करेगा और जो नामांकन योग्य नहीं होंगे उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने अलग अलग फेज के मतदान के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसके लिए कुल 282 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, जिसमें 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान के लिए 121 जनरल और 18 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के लिए 122 सामान्य और 20 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। इसके अलावा 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसके लिए 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। आयोग ने पर्यवेक्षकों को पूरी चुनाव प्रक्रिया का बारीकी से निगरानी करने और चुनावों की पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि पर्यवेक्षक उम्मीदवारों और मतदाताओं की सभी शिकायतों का शांतिपूर्वक निवारण करें और जो निर्देश इस दौरान चुनाव आयोग ने दिए हैं उन सब का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा पाएगा या पिछले 2 विधानसभा चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह इस बार भी उसके काम पर सवाल उठते हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठते ही रहते हैं। आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है। राहुल ने वोट चोरी को लेकर जो सबूत पेश किए उसके बाद से चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। महाराष्ट्र में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मी तेज है और इस बीच विपक्ष चुनाव आयोग पर मनमानी के आरोप लगा रहा है और साथ ही विपक्ष ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ी हुई है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही विपक्ष ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग नहीं मानी तो बड़ा प्रदर्शन होगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के दावे का हवाला दिया कि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। इस दौरान संजय राउत ने मांग की है कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की मतदाता सूची से लगभग 1 करोड़ फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक मंदा महात्रे जो बीजेपी से हैं और संजय गायकवाड़ जो शिवसेना से हैं, उन्होंने भी मतदाताओं के दोहराव और मतदाता सूची में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मतदाता सूची शुद्ध नहीं है। हमें सड़कों पर उतरकर निर्वाचन आयोग को झटका देना होगा। इसलिए 1 नवंबर को मुंबई में निर्वाचन आयोग के भ्रष्ट कृत्य के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक विशाल रैली करेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। इस रैली का नेतृत्व एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करेंगे। चुनावों में धांधली और वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि मतदाता सूची में हेराफेरी करके चुनाव कराए जाते हैं। इसलिए अब विपक्ष ने ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार और विसंगतियों को दूर करने की मांग की है, जो 31 जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है, तो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भी बीजेपी की परेशानी चुनाव आयोग गार्बेज आयोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक अलग अंदाज में दिवाली मनाते दिखाई दिए। राहुल मिठाइयों की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने हलवाइयों की परेशानी समझने की कोशिश की। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक नया अंदाज सामने आया। राहुल गांधी इस बार दिवाली के मौके पर पुरानी दिल्ली पहुंचे, जहां मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला स्वीट शॉप के कारीगरों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही हलवाइयों को उनकी मेहनत और काम के हिसाब से इज्जत न मिलने पर भी चिंता जताई और बताया कि एक मिठाई बनाने में किसान से लेकर हलवाई तक कई लोगों की मेहनत शामिल होती है और उन्हें तोहफे भी दिए। उन्होंने सिर्फ बातचीत ही नहीं की, बल्कि बेसन के लड्डू और इमरती बनाने पर हाथ आजमाया। उन्होंने इमरती की शुरुआत कहां से हुई, इस बारे में भी सवाल पूछा। इसके साथ ही उन्होंने न सिर्फ इमरती बनाई बल्कि बेसन के लड्डू भी बनाए। इस दौरान का एक वीडियो भी उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो के साथ ही उन्होंने लिखा, पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है। खालिस परंपरा और दिल को छू लेने वाली दीपावली की असली मिठाई सिर्फ थाली में नहीं बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है। आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं और उसे कैसे खास बना रहे हैं। जिस दुकान पर राहुल गांधी इमरती बनाते हुए नजर आए, उस दुकान का गांधी परिवार से पुराना कनेक्शन है। आपको बता दें, यह दुकान 237 साल पुरानी है और इस दुकान की मिठाई के मुरीद जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक रहे हैं। खास बात है कि राजीव गांधी की शादी में मिठाई इस दुकान से जा चुकी है। इसी बात का जिक्र करते हुए दुकान के मालिक ने राहुल गांधी से कहा कि मुझे अब आपकी शादी का इंतजार है, आप जल्द से जल्द शादी करें और मिठाई का ऑर्डर हमें ही दें। मालिक की इस बात से राहुल गांधी के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग ठहाके लगा के हंसने लगे। राहुल गांधी का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और उनका ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात सवालों के कटघरे में आए रेल मंत्री की। दिवाली और छठ पर्व के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर अपने घरों को लौट रहे यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। आलम यह है कि ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण कई हादसे की खबरें भी सामने आई। बीते दिन नासिक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसा हुआ। वहीं अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सवालों के घेरे में आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दीपावली और छठ पर घर जाने को लेकर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली के कई रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं और ये हालात सिर्फ दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई रेलवे स्टेशनों पर हाल बेहाल ही नजर आ रहा है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ से कई हादसे भी हुए हैं। ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के चलते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विपक्ष के निशाने पर आ गए। आरजेडी नेता प्रियंका भारती ने निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवालों की बौछार कर दी। एक्स पर उन्होंने लिखा कि कहां है अश्विनी वैष्णव, कहां है आपका 12,000 ट्रेन, कहां है छठ दिवाली में बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा। हाँ, 2 बिहारियों की मुंबई से बिहार आते वक्त ट्रेन से गिरकर जान जाने की खबर मिली है। आपके जैसा रेल मंत्री न देखा गया न देखा जाएगा।
जैसा आप जानते हैं कि बीते दिन महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस पकड़ने की कोशिश में 3 यात्री ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें 2 यात्रियों की जान चली गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे ही हादसे देश के कई कोने से सामने आ रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से गिर गई है। आरजेडी नेता ने न सिर्फ सरकार से सवाल किए हैं, बल्कि उनके पोस्ट से ये साफ हो गया है कि बीजेपी के स्पेशल ट्रेन वाले वादे भी झूठे निकले। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते